तो साथियों हम सब बस यही कह सकते हैं कि सम्राट अशोक का इतना गौरवशाली इतिहास रहा है और चंद्रगुप्त मौर्य का इतना गौरवशाली इतिहास रहा है कि ये धरती गौरवान्वित होती है, धरती। और उससे और हम सब ये कह सकते हैं कि इन्हीं राजाओं के, इन्हीं सम्राटों के हम सब बच्चे हैं, उनका ब्लड हमारे अंदर है। तो हम सबका ये दायित्व बनता है कि इनके उस संघर्ष को जितना ज्यादा से ज्यादा जान सके और आने वाली पीढ़ी तक वहां पहुंचा सके, ताकि ये गौरवशाली इतिहास हमारे बच्चे जाने। जय जय सम्राट, जय जय सम्राट, जय जय सम्राट। लाइव नहीं होगा क्या? इससे नहीं कनेक्ट हुआ। उनके जैसा न कोई यहाँ, मौर्य वंश को जाने जहाँ। उनके जैसा न कोई यहाँ, अपने पूर्वज को हम, अपने वीरों को हम, चल के उनको हम सम्मान दे। अपने पूर्वज को हम, अपने वीरों को हम, चल के उनको हम सम्मान दे। सम्मानीय रतनचंद मास्टर जी हमारे और आप सबके बीच में उपस्थित हैं, तो हम निवेदन करेंगे कि भाई एक आप अपने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का जो गौरव है, तो मास्टर जी एक संदेश के रूप में भाई जोरदार तालियां बजाइए मास्टर जी के लिए। हेलो, सबसे पहले राजेश भाई आपको आभार। यहाँ पर इस देश के राष्ट्रनायक चंद्रगुप्त मौर्य, चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की प्रतिमा लगी हुई है और सम्राट अशोक के द्वारा उकेरी गई सम्राट अशोक की लाट यहाँ पर है। और साथियों, सबसे पहले इन महापुरुषों को नमन करते हुए और राजेश भाई और जो भी सीनियर टीम है सभी को साधुवाद बधाई करते हुए कि उन्होंने ये अवसर दिया है कि यहाँ पर ऐसे महापुरुषों के प्रति चर्चा हो। तो ये अवसर आपने दिया है, इसलिए आप और आपके टीम को हृदय से साधुवाद बधाई। और यहाँ पे जो लोग पधारे हैं और बड़ी शांत मुद्रा में, एकाग्र मुद्रा में बैठे हैं कि बहुत कुछ सुनना और समझना चाहते हैं। तो साथियों, अगर ये बात किया जाए तो विगत कुछ दिनों से अपने महापुरुषों का जयंती का पर्व चल रहा है, त्योहार चल रहा है, जिसमें अभी 11 अप्रैल को इस देश के शिक्षा के क्रांति के प्रणेता, नारी शिक्षा के प्रणेता राष्ट्रपिता ज्योतिबाराव फुले की जयंती मनाई गई। उसके बाद इस देश के संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 14 अप्रैल को जयंती मनाई गई। उसके बाद 16 अप्रैल को इस धरती पर सम्राटों के सम्राट सम्राट अशोक महान की जयंती मनाई गई, जिनकी 2328वीं जयंती थी। और उसके बाद आज तो 28 अप्रैल है, आपकी जयंती 1 मई को है। उसके बाद इस धरती पर विश्वगुरु महामानव जिनको तथागत कहते हैं, उनकी जयंती 23 मई को है। ये महापुरुषों की जयंती का क्रम चल रहा है। लेकिन साथियों के अपने सुविधानुसार, समय के अनुसार आज रविवार का दिन था, तो 1 मई के बजाय आज का दिन ये चयन किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में। साथियों, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, हम ही आप नहीं, मैं तो समझता हूँ इस देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा या नए सिलेबस में प्रकरण ना हो, जितने पुराने लोग हैं सबके, कि जिसने चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक का नाम न सुना हो। सुना तो सबने है, हो सकता है नई पीढ़ी में कुछ इस तरह की चीजें चल रही हैं कि बच्चों तक वो ना आ पाए। तो साथियों, दिल्ली में अगर आप जाएं, वहां पर जो संसद भवन है, हमारी पार्लियामेंट है बिल्डिंग, उसके बगल में चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की मूर्ति लगी है, वहां पर लगी हुई है। और उसमें लिखा हुआ है कि बालक चंद्रगुप्त मौर्य भारत के भविष्य निर्माण की मुद्रा में, ऐसे करते हुए उनकी तस्वीर वहां बनी हुई लगी हुई। आज भी गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, तस्वीर वहां पर लगी हुई है। और उस तस्वीर के विषय में हाँ यह है कि जितनी सच्चाई
जनमानस पर, भारतीय जनमानस के सामने आना चाहिए। शायद उतना नहीं आ पाया है, लेकिन हमारी आपकी ड्यूटी बनती है कि इस संबंध में जितना ज़्यादा कार्य हो सके, उस कार्य का परिणाम है कि राजेश भाई एंड टीम यहाँ पे कर रही है और भी देश भर में जयंतियाँ मनाई जाएंगी। तो साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य की जयंती, ये जयंती है 2369वीं जयंती है। इनका जन्म 345 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था, 345 ईसा पूर्व। तो जरा ईस्वी और ईसा पूर्व को समझे। एक चीज आप समझे, दिमाग में सभी लोग वैज्ञानिक तौर पे, साइंटिफिक तौर पे सब आप नॉलेज समझते हैं। जब सन 1 चला है, सन 1 के बाद जो लोग पैदा होते हैं उनकी जयंतियां नहीं बदलती। जैसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल 1891 है तो है, वो 1000 साल बाद वही रहेगी। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य की जयंती अगर 1 मई है, पिछले साल 1 मई नहीं रहेगी, याद रखना। बुद्ध की जयंती नहीं रहेगी, अशोक की जयंती नहीं रहेगी। जैसे इस साल अशोक की जयंती हम सब ने 16 अप्रैल को मनाया, पिछले साल नहीं रहेगी। उसका कारण यह है कि जो लोग जब से ईस्वी सन चला है उसके पहले पैदा हुए हैं, उनका अस्थायी नहीं रहेगा। उनका समय और ये शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, पूर्णिमा के अनुसार बदलता रहता है। और जो ईस्वी के बाद पैदा हुए उनका फिक्स रहता है। तो प्रश्न ये उठता है कि जो विश्वकर्मा की जयंती है वो ईसा पूर्व है, तो उनका 17 सितंबर फिक्स कैसे हो गया? जरा इस पे आप सोचना। ईसा पूर्व के पहले जितने लोग पैदा होते किसी की फिक्स नहीं होती। आप बुद्ध की जयंती, अशोक की जयंती, चंद्रगुप्त की जयंती पिछला 400 सालों को देख लीजिए, आगे भी देखिए, कभी एक डेट पर नहीं आएगी। वो पूर्णिमा और अमावस्या के अनुसार बदलता रहता है। तो यही क्रम तो विश्वकर्मा पर भी लागू होना चाहिए, लेकिन साजिशकर्ताओं ने उनका 17 सितंबर फिक्स कर दिया है। ठीक है, हमारा विषय वहां नहीं है, लेकिन थोड़ा समझने का। साथियों, प्रश्न यह है कि 2370 साल पहले, ये जो अभी 16 अप्रैल को हम सब ने सम्राट अशोक की जयंती सूरत में मनाया गया। सूरत लाजवाब है, सूरत का अपना एक रिकॉर्ड है देश भर में जयंती मनाने का। तो जिनकी हम सब ने जयंती मनाई उनके दादा थे, दादा चंद्रगुप्त मौर्य उनके दादा थे। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य इस देश के राष्ट्र निर्माता है, चंद्रगुप्त मौर्य राष्ट्र नायक है, चंद्रगुप्त मौर्य इस खंड खंड भारत के अखंड निर्माण करता है चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटे थे, उनके बेटे थे बिंदुसार, उनके बेटे सम्राट अशोक, जिनका नाम दुनिया में हुआ, इस धरती पर हुआ। सम्राट अशोक के बेटे महेंद्र भी हुए, उनके बेटे कुणाल भी थे, उनके बेटे सबधनवा भी थे, उनके बेटे लास्ट का जो पीढ़ी आती है, क्योंकि सम्राट अशोक की जो चंद्रगुप्त मौर्य की पीढ़ी चली है वो 10 पीढ़ी चली है, 10। और 10वें में प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य हैं। उस बृहद्रथ मौर्य की हत्या साजिश से की जाती है, और हत्या का जगह है आज का पटना और कल का पाटलिपुत्र, वहीं पर हत्या हुई है। और हत्या हुई है 184 ईसा पूर्व, और वहीं के बाद से मौर्य वंश का समाप्ति हो गया है। और हत्या करने वाले पातंजलि जो गुरु थे, उनका शिष्य जो था पुष्यमित्र शुंग, वो सेना में शामिल होता है और हत्या करता है। तो साथियों, ये जो उत्तर भारत रहा है, और उत्तर भारत का सबसे सशक्त जो साम्राज्य रहा है वो मगध साम्राज्य रहा है। मगध साम्राज्य के जो शासक थे वो सम्राट अशोक तो बनाए गए, लेकिन सम्राट अशोक से पहले मगध का शासन वहां का नंद वंश था, नंद वंश शासन कर रहा था। और जो ये गोरखपुर है, बगल में कपिल वस्तु है, श्रावस्ती है, और ये एरिया वहां पर मौर्य वंश, मौर्य नगर, और वहां का बगल में ये जो थे क्या है सफर्ड का। लेकिन सच्चाई ये है, चंद्रगुप्त मौर्य राजा के बेटे थे, राजा। और चंद्रगुप्त के मौर्य के पिता का नाम था विशालगुप्त। तो साथियों, साजिश के तहत जो इतिहास में लिखा गया और बदला गया, चाणक्य को ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण। याद रखना, पढ़ना और खोजना, चाणक्य ब्राह्मण नहीं है, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के बड़े भाई हैं।
चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के बड़े भाई हैं। पहला प्रमाण, चंद्रगुप्त और इनके भाई चाणक्य का दूसरा नाम जो विष्णुगुप्त है, चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त है। छोटे भाई चंद्रगुप्त, बड़े भाई विष्णुगुप्त, और चंद्रगुप्त विष्णुगुप्त के पिता का नाम विशालगुप्त है। विशालगुप्त के दो बेटे चंद्रगुप्त और विष्णुगुप्त। तो होता क्या है इस देश में होता है, जो महापुरुष हो जाते हैं, जो बहुत विद्वान हो जाते हैं, उनको पहले मिटाने का प्रयास होता है, और जब नहीं मिट पाते हैं तो उनको कोई और आरोप लगा दिया जाता है। जैसे बुद्ध का दर्शन आया, बुद्ध का दर्शन इस देश में खूब मिटाने का प्रयास किया गया, मिटाया भी गया और काफी हद तक मिटा भी, क्योंकि बौद्ध का दर्शन भारत में पैदा हुआ है और भारत बुद्ध के रंग में रंग नहीं पाया, बुद्ध की शिक्षा लोग ले नहीं पाए। बुद्ध की शिक्षा कहाँ चली गई? सिंगापुर चली गई। बुद्ध की शिक्षा कहाँ चली गई? जापान चली गई, इंडोनेशिया चली गई, जर्मनी चली गई, थाईलैंड चला गया, लाओस चला गया, कंबोडिया चला गया, श्रीलंका चला गया, नेपाल चला गया। आज 70 देश हैं, क्योंकि बुद्ध के लोग जिस धरती पैदा हुए समझ नहीं पाए, क्योंकि साजिश किया गया, बुद्ध को मिटाने का प्रयास किया गया। जब नहीं मिटे तो उनको बोल दिया गया 9वें अवतार है हमारे, बुद्ध को अवतार मान लिया। अम्बेडकर साहब को बहुत मिटाने का प्रयास किया गया, नहीं मिटे तो बोल दिए कि दलितों के नेता है। उसी तरह चाणक्य को देते हुए, चाणक्य को जब देख लिया बहुत विद्वान इतने बड़े काम किए, बोले नहीं हमारे वर्ग के थे, ब्राह्मण थे, चले, वो तो उनकी बातें हो गई। लेकिन ये सब चीजों को हमको पढ़ना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए जो सम्राट अशोक है, सम्राट अशोक के जो बेटे और बेटी महेंद्र और संघमित्रा, जिनको दोनों को श्रीलंका भेजा गया है, श्रीलंका में जाकर के महेंद्र ने बृहत कथा लिखी है, बृहत अट्टकथा। और बृहत अट्टकथा सम्राट अशोक के बेटे महेंद्र के द्वारा लिखी गई है, और उसमें उस किताब में सम्राट अशोक के बेटे ने पूरी पीढ़ी का, अपने दादा का पूरा वर्णन किया है। वहां उन्होंने इस बात को व्याख्या किया है, बताया है उसको लेकर। तो साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य के मगध पर शासन होने से पहले, चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार थे, उनके शासन होने से पहले, और जो सबसे ज्यादा काम किया सम्राट अशोक ने इनके शासन होने से पहले, मगध के शासक नंदवंश थे। लेकिन नंदवंश एक क्रूर शासक थे, और नंदवंश के लोगों ने हमला करके चंद्रगुप्त मौर्य के पिता के शासन, उनके साम्राज्य पर कब्जा कर लिया, उनके पिता की हत्या भी कर दी। यानी सम्राट चंद्रगुप्त या चक्रवर्ती चंद्रगुप्त जब पैदा हुए तो ये पिता विहीन थे। इनका जो गौरवशाली शासन था वो मगध के जो शासक थे नंदवंश ने हत्या कर दी, नंदवंश ने समाप्त कर लिया, नंदवंश ने कब्जा कर लिया। और इनकी जो माँ थी, चंद्रगुप्त मौर्य की जो माँ थी, उनका नाम था मथुरा देवी। और जब पूरे शासन पर कब्जा हो गया, और उस समय मथुरा देवी गर्भवती थी और माँ के पेट में चंद्रगुप्त मौर्य थे। लेकिन मगध के द्वारा जब ये बात होने लगी कि नहीं अब सबको मिटा देना है, इनकी माँ, चंद्रगुप्त मौर्य की माँ इनके मामा के साथ, अपने भाइयों के साथ पुष्पपुर चली गई। और पुष्पपुर आज का पाकिस्तान का पेशावर है। पेशावर सीमा, जो ये मगध का सीमा था, उससे बाहर था। अगर मगध की सीमा में रहते तो चंद्रगुप्त के माँ की और गर्भवती अवस्था में इनकी भी हत्या हो जाती। लेकिन इनकी माँ इनको बचा करके निकल के लेके चली गई पुष्पपुर, आज का पेशावर। वहां पर वो पैदा हुए, और जहां पर तक्षशिला है वहीं पर इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। तो साथियों, शिक्षा दीक्षा होने के बाद आज तो हम आप यहाँ पे कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो विशाल शासन था, हम सब यहाँ सूरत पर बैठे हुए, सूरत में, और आज की जो भारत है, यहाँ अगर आप पश्चिम में जाते हैं तो जो गुजरात का कक्ष है, गुजरात का गांधी धाम है, उधर भारत समाप्त हो जाता है। आगे राजस्थान में जाएंगे, जैसलमेर, बीकानेर, वो बॉर्डर समाप्त हो जाता है। आगे अमृतसर जाइए, पंजाब में वो समाप्त हो जाता है। तो प्रश्न ये है कि जिन महापुरुषों की हम सब चर्चा कर रहे हैं, ये कितने विशाल शासक थे। तो साथियों, ये देश 16 महाजनपदों में छोटे छोटे टुकड़ों में बटा था, और उस टुकड़ों को उन टुकड़ों को अगर एक करके पहली बार किसी ने केंद्रीय सत्ता स्थापित की तो चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे, पहली बार। और साथियों, जरा कल्पना तो करें
हमारी पश्चिम में आज की भारत की सीमा, आज तो पूरे देश की सीमा 32 लाख किलोमीटर है और इनके जमाने में 52 लाख किलोमीटर 60 लाख किलोमीटर थी। जरा कल्पना तो करें आज यही बैठ करके यहां से सीरिया, बेबीलोन, इजराइल, फिलिस्तीन जो एरिया है जहां पर आज लगता है वो ईरान का बॉर्डर आपके दादा चंद्रगुप्त मौर्य का बॉर्डर था। बॉर्डर आपके दादा। आज के भारत की सीमा तो 1000 किलोमीटर 1200 और बची, यहां से निकलो भारत समाप्त हो जाएगा। आपके दादा की सीमा उस समय 12,000 किलोमीटर पश्चिम में थी, यहां से 12,000 किलोमीटर। जय सम्राट, कल्पना करिए 12,000 सीमा, 12,000 किलोमीटर। और 12,000 किलोमीटर में जब इनकी माँ, जो आज का एरिया है बेबीलोन, सीरिया, आप वहां पर उठा के देख लो, वहां पे चले गए हैं। और दूसरी चीजें साथियों, वहां पे जब ये पैदा हुए, पले बढ़े, और उस समय जो सिकंदर, जिसका नाम आप सुनते हैं सिकंदर बराबर, वहां से चल करके यूरेशिया से भारत की तरफ बढ़ता आ रहा था। तो भारत था ही नहीं, अलग अलग 16 महाजन, भारत था ही नहीं, वो 16 महाजनपदों में अलग अलग बिखरा हुआ था। लेकिन एक एक राज्य को, वो कंधार, हेरात और बलूचिस्तान, मकरान सब जीतता हुआ चला आ रहा था। और ये छोटे थे, लेकिन सिकंदर काफी हद तक वहां से इधर की सीमाएं पंजाब तक काफी हद तक जीत लिया था। लेकिन वह यहाँ के अलग अलग क्षेत्रों के 8 राज्यों में बंटवा करके 8 मंत्री बनाकर सबको जिम्मेदारी देके वापस चले गए। और इसी बीच उन राजाओं में भी विवाद हुआ और सिकंदर की मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन सिकंदर का जो सेनापति था वो सेलुकस था, और सेलुकस तो उस समय तब तक जो इनके बड़े भाई थे विष्णुगुप्त, इनके साथ लेकर ऐसे युवाओं की टीम बना करके इनको बदला लेना था, क्योंकि इनके पिता की हत्या हुई थी, इनका साम्राज्य छीना गया था। और ये छोटे भाई या बड़े भाई, याद रखना बड़े भाई माने चाणक्य, विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त, दोनों लोगों ने मिलकर के ऐसे युवाओं की टीम बनाई। इतनी बड़ी शासन तो थी नहीं, इतनी बड़ी ताकत तो थी नहीं, लेकिन ये गुरिल्ला हमला करते थे, जगह जगह हमला करते थे, बसते थे, हमला करते थे, बसते थे, ऐसा करके। तो किसी तरह उसके बाद में सेलुकस वगैरह के सेना को पीछे इन्होंने धकेला और उसके बाद वापस आए। अंतिम लड़ाई, महत्वपूर्ण लड़ाई, इन्होंने फिर मगध पर लड़ा। और मगध को जो नंद वंश था, जो आज का पटना है, वही राजधानी थी, पुराना नाम पाटलिपुत्रा था, वहीं पर। और इन्होंने नंद वंश को हरा करके कब्जा कर लिया। और पहली बार जब ये मगध के उस शासन पाटलिपुत्र पर बैठे, पूरे धरती पर, क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य, जो ईरान के बॉर्डर था, इतने बड़े साम्राज्य का कोई एक राजा बना, तो पहली बार देश में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बने। तो इनको कहते हैं कि देश में केंद्रीय सत्ता स्थापित करने का काम पहली बार आज से 2370 साल पहले किसी ने किया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया पहली बार इस देश में। तो साथियों, कब्जा कर लेने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को फिर से सूचना मिलती है कि जो सिकंदर था, सिकंदर का सेनापति सेलुकस फिर से हमला कर रहा है। इनके मंत्रियों ने, गुप्तचरों ने इनको सूचना दी। और साथियों, जब ये राजा बन गए तो चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख सेनाएं थी, 6 लाख इन्होंने इकट्ठा किया और पूरी ताकत से ये पहुंच गए वहां बॉर्डर पर। और साथियों, हमला किया और सिकंदर को परास्त किया, हरा दिया। और सेलुकस को हरा दिया, सेलुकस को बंदी बना लिया गया। और जब सेलुकस बंदी बन गया, तो आप जानते हैं, इतिहास में पढ़िए कि जब बंदी बन जाते हैं तो वो राजा जो है आपके साथ समझौता का प्रस्ताव भेजते हैं। सेलुकस ने भी इनके सामने प्रस्ताव भेजा कि मैं संधि चाहता हूं, समझौता चाहता हूं। और संधि में ये है, आप सुनते हैं कि दहेज। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य पहले ऐसे शासक हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय शादी की थी, अंतरराष्ट्रीय शादी। और जब सेलुकस बंदी बनाया गया तो उसने प्रस्ताव भेजा। उसके पास एक ही लड़की थी, उसका नाम था हेलन। और हेलन की शादी उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य से किया। और चंद्रगुप्त मौर्य से शादी करने के बाद उसने कहा कि 4 राज्य दे दिए,
चंद्रगुप्त मौर्य को 4 राज। वो राज्य थे गंधार, वो राज्य थे काबुल, वो राज्य थे हेरात। और तीनों राज्य आज कहाँ है? तीनों आज अफगानिस्तान में है। और एक राज्य और था बलूचिस्तान, वो कहाँ है? वो आज पाकिस्तान में है। और उसके साथ जुड़ा एक और राज्य था जिसका नाम था मकराना, वो कहाँ है? वो राजस्थान में है, भारत के राजस्थान में है। यहां तक इतनी सारी चीजें चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिल गई। दहेज में पहली अंतरराष्ट्रीय शादी हमारे दादा ने किया था, आज से 2370 साल पहले अंतरराष्ट्रीय शादी। सेलुकस को बंदी बनाया, मजबूरी में उन्होंने अपनी बेटी से शादी किया, समझौता किया और उसके बाद 4 राज्य दिए। और जब 4 राज्य दिए, सम्राट अशोक का चंद्रगुप्त मौर्य का शासन वहां तक हो गया उस हिसाब से। और उसके बाद चंद्रगुप्त ने भी उससे 500 हाथी दान किए और वो फिर आगे जाकर के उधर युद्ध किया और भारत से समझौता हो गया। क्योंकि सेलुकस का जो बेटा था उसका नाम था अंत्योकस, और सेलुकस का जो दरबारी मैसेज था, राजदूत था, उसका नाम था मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज को जब संबंध बन गए, रिश्तेदारी हो गई, तो सेलुकस ने उनकी बेटी इनके पास आ गई, तो अपने राज दरबार को मेगास्थनीज को मौर्य साम्राज्य के दरबार पटना में भेजा। और मेगास्थनीज यहाँ पर था और मेगास्थनीज ने किताब लिखी जिसका नाम है इंडिका। उस इंडिका में उसने सारी चीज लिखी। साथियों, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि अगर हम आप हजारों साल का अपना इतिहास खोजे तो भारत में नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा इंडिका? किसने लिखा? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कहां से? ईरान से आया था। दूसरा ह्वेनसांग लिखेगा, फाहियान लिखेगा। ह्वेनसांग फाहियान दोनों चाइना से आए थे। हजारों साल पहले का इतिहास उनकी किताबों में पढ़ा है, क्योंकि वो लोग आके यहाँ पे करते थे उस चीजों को लेकर। तो साथियों, ये साम्राज्य हो गया। और चंद्रगुप्त के बेटे जिनका नाम था बिंदुसार, तो साथियों जब इन्होंने मगध पर शासन किया तो मगध का जो नंद वंश था उसकी चंद्रगुप्त ने हत्या नहीं की। चंद्रगुप्त ने उसको छूट दिया। उसके पास 2 पत्नी थी, दोनों पत्नी अपनी बेटी, और एक रथ पे जितना धन ले जा सकते हो भर लो और निकल जाओ यहाँ से, तुमको मैं छूट देता हूं। वहां से लेकर निकल गया, उसकी हत्या उन्होंने नहीं की। पूरे साम्राज्य पर शासन हो गया। साथियों, विशाल शासन, विशाल साम्राज्य चला। और इतना बड़ा साम्राज्य कि दक्षिण में जो मैसूर है वहां तक, उत्तर में जो कश्मीर है, नेपाल है, वहां तक, बंगाल तक, और सबसे ज्यादा साम्राज्य तो पश्चिम में। इतने बड़े क्षेत्र में, इस दुनिया पर बहुत बड़े क्षेत्रों पर अंग्रेजों का शासन रहा है, लेकिन उतनी सीमा नहीं तय कर पाए जितना चंद्रगुप्त ने तय किया। उतना इस देश के अंग्रेज भी नहीं तय कर पाए। 15वीं 16वीं सदी में मुगलों का बहुत बड़ा शासन रहा है, लेकिन मुगल भी उस एरिया को नहीं कवर कर पाए जितना कवर चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दिया था। उसको लेकर के चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटे बिंदुसार ने शासन किया, लेकिन बिंदुसार का थोड़ा सा शांति प्रभावित वाला नीति था। और शांति प्रभावित वाले नीति को लेकर मैसूर तक शासन था। और आप समझते हैं कि जो कलिंग है, उड़ीसा के बगल में कलिंग है, और उस कलिंग ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में, तो कलिंग अलग नहीं हुआ, उसको डर था कि चंद्रगुप्त मौर्य हमला कर देंगे। लेकिन जब उनके बेटे का शासन बिंदुसार का आया तो थोड़ी सी शासन नीति को ढेला देखता हुआ उसने अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया। लेकिन उस बात का गुस्सा सम्राट अशोक ने निकाला है कलिंग युद्ध पे जाकर। तुम्हारी ऐसी मजाल, तुम्हारी ऐसी हिम्मत कि हमारे देश से अलग हो सकते हो, और ऐसा हमला किया कि उस कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक खुद बदल गए, कि चंडा अशोक से धम्मा अशोक हो गए। आप सबको इतिहास मालूम है, सम्राट अशोक के बदलने का कारण सिर्फ वही बना है। तो साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य अपने इतने बड़े शासन में, इतनी व्यवस्थित शासन करने के बाद, जनता के प्रति समर्पित शासन करने के बाद और संगठित शासन करने के बाद, सारे राजाओं को व्यवस्थित स्थापित करने के बाद उनके बेटे बिंदुसार को सौंपा। बिंदुसार अपने हिसाब से चला। 24 साल तक इनका शासन चला है, लेकिन बहुत लंबा शासन नहीं चल सका। लेकिन जब वृद्धावस्था आया तो आप सब जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी हो गए थे। जैन धर्म के अनुयायी, इनके जो गुरु थे भद्रबाहु, और भद्रबाहु के साथ ये चले गए श्रवणबेलगोल स्थान कर्नाटक में है। और आज भी आप जाओ कर्नाटक में, हमारी तो बहुत सारी टीमें गई है, वहां पर फोटो भी सब आया है, गई है। वहां पर एक पहाड़ है जिसका नाम है चंद्रगिरी, और एक स्थान है जिसका नाम है चंद्रगिरी बस्ती। और जो लोग गूगल पे आप जब चाहे जितनी बात बोली जा रही है, अभी आप सर्च करके देख लेना, उन्हें मौका मिले उन स्थानों पे जा करके। चंद्रगुप्त के मौर्य के जो पैर है वहां पत्थरों बनाए गए, वहां मंदिर भी है, बस्ती भी है। क्योंकि जैनों में एक प्रथा है, वो लास्ट में भोजन नहीं करते हैं, भोजन न करने की वजह से अपने देह को त्याग देते हैं। तो ये काम अपने वृद्धावस्था में उन्होंने भी वहां पर किया और अपने भी शरीर को उन्होंने त्याग दिया।
लेकिन साथियों, इस देश में इतने बड़े शासक की जिसको हर व्यक्ति को नमन करना चाहिए, इतने विशाल शासक की जिसके इस देश के सिलेबस में होना चाहिए, हर बच्चों को जन जन तक पहुंचाना चाहिए, लेकिन इस देश की सरकारें, आज की सरकारें नहीं, सभी सरकारें इन महापुरुषों को नकारती रही हैं। सभी सरकारें नकारती रही हैं। सिलेबस में होना चाहिए, नई पीढ़ी को जानना चाहिए। लेकिन जैसे आप सब चर्चा कर रहे हैं तो बड़ा मुश्किल होगा कि कोई ना, आपके जमाने में सिलेबस में था, इतिहास में आपने चंद्रगुप्त मौर्य वंश पढ़ा हुआ है, लेकिन नए सिलेबस में बिल्कुल बदला जा रहा है। हमारे आपके बच्चे बच्चे के बच्चे नहीं जान पाएंगे कितने महान शासक कौन थे। तो उन आने वाली पीढ़ियों तक ये बातें जाएं, ये हमारी आपकी ड्यूटी बनती है। कोई मीडिया, कोई सिलेबस, कोई अखबार, कोई स्कूल कॉलेज नहीं सिखाने वाला, क्योंकि सरकारें नहीं चाहती हैं कि ये सब, इन सब महापुरुषों की चर्चा, जीवन चर्चा, आदर्श नए पीढ़ी के पास जाए, क्योंकि नई पीढ़ी जाएगी तो इस तरह का कैलिबर पैदा होगा, इस तरह का क्षमता पैदा होगा। और आज तो आप कारपोरेटर, सांसद, विधायक, मंत्री बनने के लिए जान दे रहे हो, नहीं बन पा रहे हो। दादा का हालात तो देखो, दादा के दादा, दादा के दादा, परदादा की हालात तो देखो। इतने बड़े क्षेत्र पर कि दुनिया का कोई शासक नहीं पहुंच सका जहां तक पहुंचे थे। तो जब हमारी नई पीढ़ियां पढ़ेंगी, इनके विषय में इतिहास जानेंगी, इतना गौरवशाली स्वर्णिम काल जानेंगी। भारत को जो सोने की चिड़िया कहा जाता है, वो कोई शब्द नहीं है, वो कागज में नहीं है, वो चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक का काल ही था जिसको सोने की चिड़िया कहते थे। लेकिन उसको कैसे मिटाया जाए, कैसे हटाया जाए, उसको कैसे देखा जाए। और आज यहाँ पर जो लाटें लगी हुई है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के पोते जो सम्राट अशोक थे, जिन्होंने सबसे बड़ा काम किया, सबसे बड़े देश पर शासन किया, कलिंग को भी अपने अधीन लिया। लेकिन शासन पर, साम्राज्य पर शासन करने से बड़ा काम किया सम्राट अशोक ने, कि लोगों के दिलों पर राज किया। और सम्राट अशोक के आज जिंदा होने का कारण कि दिलों पर राज करना रहा है। और आज सरकारी सिस्टम में जितनी चीजें हैं, जिसको देख के हमें गर्व होता है। यहाँ पे जो लाट लगी हुई है, लाटें हम आप अपने घर पे, हर डीएम के ऑफिस में हर जगह रखी हुई, बड़ा गर्व होता है। तो गर्व, ये सब चिन्ह किसके हैं? सम्राट अशोक के हैं। लेकिन ये चिन्ह वहां पहुंचे कैसे, जरा इस बात को सोचो। अगर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का योगदान नहीं होता तो ये सब चिन्ह एक भी सरकारी नहीं बन पाते। तो ये समझना चाहिए आपको। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का, अगर इतने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पढ़े नहीं होते, इतनी गहराई में जाते नहीं, तो आप नहीं, जरा भारत के समय जो भारत का झंडा बन रहा था, भारत का संविधान बन रहा था, जरा समझो, हर संगठनों ने, कोई चरखा बना रहा था, कोई भगवा लेके आ रहा था, कोई 17 संगठन आए थे कि हमारा ये रखेगा, देश का ये होगा, आजादी के बाद ये होगा। लेकिन जब डॉक्टर अम्बेडकर ने तर्क रखा, इनके इतिहास को रखा, सारी सभा बैठी थी, चुप हो गई। क्योंकि स्वर्णिम काल चंद्रगुप्त मौर्य का शासन, सम्राट अशोक का इतना विशाल शासन था, जिन लोगों ने अपना झंडा वंडा लेकर आया था, कोई इतिहास नहीं बता पाए, कोई गौरवशाली इतिहास नहीं बता पाए। जब इनके इतिहास को डॉक्टर अम्बेडकर ने रखा तो सबने स्वीकार किया कि इससे बेहतर इस देश के लिए गौरवशाली विषय नहीं हो सकता।